नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों का। देहरादून में 14 से 20 अप्रैल तक अग्निशमन सेवा समाप्त सप्ताह मनाया गया। इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों में अग्निशमन कर्मियों की शहादत को याद किया गया और आग से संबंधित सुरक्षा जागरूकता और परीक्षण भी दिया गया। तो वहीं आज देहरादून में अग्निशमन सेवा समाप्त के समापन पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो वहीं इसमें सीएम धामी ने शिरकत की। इस दौरान सीएम धामी ने अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूक करने की विभिन्न गतिविधियों का अवलोकन भी किया। साथ ही जवानों के तहत अग्निशमन के लिए किए जा रही गतिविधियों का सीएम धामी ने सराहना की। साथ ही सीएम ने फायर सर्विस कर्मियों को आपको बताते चले कि सम्मानित भी किया। वहीं सीएम धामी ने इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मुझे अवगत कराया गया कि उत्तराखंड अग्निशमन एवं आपात सेवा द्वारा इस सप्ताह के दौरान नागरिकों को अग्नि से होने वाली क्षति के प्रति जागरूक करने तथा अग्निकांडों को रोकने एवं सावधानी बरतने के विषय में शिक्षित करने हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मैं इन सभी जागरूकता अभियानों में जन जन को जागरूक करने हेतु जुटे उत्तराखंड के अग्निशमन एवं आपात सेवा के सभी अधिकारियों को मैं साधुवाद देता हूं। भाइयों बहनों, अग्निशमन एवं आपात सेवा समाज की सबसे आवश्यक सेवाओं में से एक सेवा है। अग्नि जीवन के सार को परिभाषित करती है, परंतु वही अग्नि जब विकराल रूप ले लेती है, अनेक लोगों के मौत का कारण भी बन जाती है। ऐसे में हमारे फायर फाइटर्स एक वीर योद्धा की भांति न केवल अग्नि पर काबू पाते हैं, बल्कि वो जान माल की रक्षा भी करते हैं। अभी आप सब लोगों ने यहाँ पर साक्षात रूप से उसका प्रदर्शन यहाँ पर देखा। इसके साथ ही फायर सर्विस के हमारे जवान राहत एवं बचाव कार्यों और बनामी नियंत्रण के साथ साथ विभिन्न सामाजिक आयोजनों से लेकर राज्य के विभिन्न संस्थानों तक में अग्नि नियंत्रण तथा सुरक्षा व्यवस्था जैसी अनेक जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हैं। मुझे जानकर प्रसन्नता हुई कि अग्निशमन उत्तराखंड एवं आपात सेवा के साहसी जवानों ने उत्तराखंड की स्थापना से लेकर अभी तक 53,000 करोड़ रुपए से भी अधिक संपत्ति को आग से बचाने का कार्य किया है और इससे भी बढ़कर 27,000 से अधिक मनुष्यों एवं लगभग 60,000 पशुओं के जीवन को भी बचाने का शानदार काम उनके द्वारा किया गया है। यह हम सबके लिए गर्व की बात है कि हमारे फायर फाइटर इतने बड़े पैमाने पर जान माल की रक्षा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जब हम देखते हैं कि अब उत्तराखंड अग्निशमन एवं आपात सेवा में आज महिलाएं, अभी डीजीपी साहब मुझे बता रहे थे कि मैं सोच रहा था कि केवल अग्निशमन में जो अग्नि को बुझाने के लिए फायर फाइटर्स के रूप में महिलाएं होंगी, तो उन्होंने बताया कि मुझे पूरी गाड़ी के अंदर केवल और केवल महिलाएं हैं। तो वो अपना मातृशक्ति भी अपना इतना शानदार योगदान दे रही है, तो निश्चित रूप से गर्व की अनुभूति और अधिक बढ़ जाती है कि आज हमारी मातृशक्ति, हमारी महिलाएं हर क्षेत्र में आज बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं। मैं आज के इस अवसर पर सभी महिला फाइटर्स को विशेष रूप से बधाई देता हूं कि आप सभी साहस और दृढ़ता के प्रतीक हैं। भाइयों बहनों, आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं सहयोग से हमारी सरकार प्रदेश में अग्निशमन एवं आपात सेवा से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत बनाने के साथ ही रक्षा उपकरणों के आधुनिकीकरण पर निरंतर कार्य कर रही है। आप सभी को जानकर प्रसन्नता होगी कि केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड अग्निशमन एवं आपात सेवा के लिए 73 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत कर दी गई है। आज हमारे प्रदेश में जहां 1 करोड़ विश्व कोशिश योजना के अंतर्गत 18 फायर स्टेशनों का निर्माण किया जा रहा है, वहीं फायर इमरजेंसी से निपटने के लिए विश्व स्तरीय उपकरण खरीदने का
प्रयास भी किया जा रहा है। इसके साथ ही गैरसैंण में हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में फायर स्टेशन भवन का निर्माण करने के साथ साथ 78 से अधिक आवासों का निर्माण कार्य भी किया जा रहा है। इतना ही नहीं, हमारी सरकार द्वारा इसी अप्रैल माह में जनपद हरिद्वार के भादराबाद फायर स्टेशन को भी स्वीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप शासन स्तर पर फायर स्टेशनों की मैपिंग की जा रही है, जिसके बाद और भी अधिक दूरस्थ क्षेत्रों में फायर स्टेशन खोलने की दिशा में हम कार्य करेंगे। भाइयों बहनों, हमारा प्रदेश भौगोलिक रूप से संवेदनशील प्रदेश है, जहां प्रत्येक वर्ष हमें आपदाओं का सामना करना पड़ता है। कभी अतिवृष्टि के रूप में, कभी भूस्खलन के रूप में, अनेक रूपों से हमें उनका सामना करना पड़ता है। ऐसे में अग्निशमन एवं आपात सेवा की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। पिछले वर्ष जहां हमने देखा केदार घाटी में बड़ी आपदा आई, देहरादून और आसपास टेहरी क्षेत्र में, हमारे घनसाली और गुरुकुल क्षेत्र में लगातार 3 बार बादल फटे। वहीं अगर हम तराई क्षेत्र की बात करें तो टनकपुर, बंदोसा, खटीमा, सितारगंज, नानकमता क्षेत्रों में भयंकर रूप से अतिवृष्टि के कारण से बहुत जलभराव का सामना हमको करना पड़ा। इसके साथ ही आराकोट और रेहड़ी में आई आपदा में भी फायर सर्विस के आप सभी कर्मचारियों ने, सभी कार्मिकों ने बहुत लगन और समर्पण के साथ अपना कार्य किया और भविष्य में भी हमें और अधिक सजगता पूर्वक कार्य करना होगा। पिछले वर्ष हमने देखा किस प्रकार से बनानी हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती के रूप में हमारे सामने खड़ी हो गई, जिससे हमारी वन संपदा, वन्य जीवों और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के साथ ही हमारे गांव, खेतों और जनजीवन को भी, आम जीवन को प्रभावित किया। पिछले वर्ष जैसी परिस्थितियां इस वर्ष न बनने पाए, इसके लिए वन विभाग के साथ ही अग्निशमन विभाग को पहले से और अधिक सजग होकर काम करना होगा। इसके साथ ही आगामी 30 अप्रैल से प्रारंभ होने वाली हमारे राज्य की लाइफ लाइन 4 धाम यात्रा के सफल एवं कुशल संचालन में भी आप सबको महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। इसलिए हमारी सरकार ने वन विभाग के साथ ही अग्निशमन विभाग को भी आग से बचाव के लिए 20 नए फायर टेंडर प्रदान किए हैं। ये सभी अग्निशमन वाहन उत्तराखंड को बनाने को नियंत्रित करने में सहायक सिद्ध होंगे। इसके अतिरिक्त अग्निशमन कर्मियों की सुरक्षा हेतु हमारी सरकार द्वारा विश्व स्तरीय गुणवत्ता के फायर सूट भी खरीदे गए हैं। भाइयों बहनों, ये मेरे लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि आज हमारे प्रदेश के उन फायर योद्धाओं को DGFS रिस्क प्रदान करने का अवसर मिला है, जिन्होंने अपने जीवन में कर्तव्य निष्ठा, साहस और सेवा भावना की बेहतरीन मिसाल, सर्वोच्च मिसाल पेश की है। मैं आज DGFS रिस्क प्राप्त करने वाले सभी अग्निशमन कर्मियों को अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही तृतीय और इंडिया फायर सर्विस गेम्स में पदक जीतने वाले सभी विजेताओं को भी बधाई देता हूँ। भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर मैं कुछ घोषणाएं करना चाहता हूँ। भीमताल, द्वाराहाट, गौचर, कुरोला और सहसारा में जल्द ही नए फायर स्टेशन खोले जाएंगे। इसके साथ ही जल्द ही हमारी सरकार उत्तराखंड में फायर सर्विस का विश्व स्तरीय प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित करेगी। प्रयागराज में हुए महाकुंभ में ड्यूटी कर अपना कर्तव्य निभाने वाले उत्तराखंड फायर सर्विस के सभी कर्मियों को 10-10 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही आज मैं आपके इस अवसर पर प्रदेश की जनता से भी यह आह्वान करना चाहता हूँ कि आप सभी इस सेवा सप्ताह को एक विशिष्ट अवसर मानते हुए अग्नि सुरक्षा के संबंधित उपायों को समझें और दूसरों को भी इस दिशा में प्रेरित करें। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी फायर फाइटर आगे भी
पूरी निष्ठा के साथ, पूरे समर्पण के साथ, पूरे साहस और पराक्रम के साथ, पूरे कौशल के साथ कार्य करते हुए हमारे प्रदेश को पहले से और अधिक सुरक्षित बनाने में अपना योगदान प्रदान करते रहेंगे। इसी विश्वास के साथ आप सभी को सुरक्षित एवं सुखी जीवन की कामना करते हुए, शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहीं आपको बताते चले कि तकनीकी जानकारी के साथ ही आपको बताते चले चारधाम यात्रा को लेकर लाल कुआं और चारधाम यात्रा की तैयारियां जोरों पर है। साथ ही मेडिकल स्टाफ को भी कई दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही आपको बताते चले कि विभाग श्रद्धालुओं को लेकर काफ़ी सख्त हो चुका है। सीएम पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के दिशा निर्देश दिए और स्वास्थ्य विभाग चारधाम यात्रा को सुगम, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियों में जुटा हुआ है। विभाग श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ को विशेष परीक्षण दे रहा है। अब तक श्रीनगर मेडिकल कॉलेज और दून मेडिकल कॉलेज में परीक्षण शिविर आयोजित किए जा चुके हैं। तो इस स्वास्थ्य सचिव राजेश कुमार के मुताबिक परीक्षण के अंतर्गत डॉक्टरों और मेडिकल टीम को उच्च हिमालयी क्षेत्रों में संभावित स्वास्थ्य सेवाओं और आपदाओं पर और सीमित संसाधनों में आपात चिकित्सा सेवाएं देने की तकनीकी जानकारी दी जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रशिक्षित मेडिकल टीम को जल्द ही यात्रा मार्गों और पड़ावों पर तैनात किया जाएगा। तो वहीं लालकुआं में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक नवीन चंद्र दुमका ने एक बार फिर स्थानीय पुलिस प्रशासन और आबकारी विभाग को पर चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने लालकुआं विधानसभा क्षेत्र में बिक रही अवैध कच्ची शराब और स्मैक के अवैध कारोबार पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि स्थानीय पुलिस और आबकारी विभाग की लापरवाही के चलते क्षेत्र में अवैध नशे का कारोबार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो वहीं शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों के युवा नशे के आदी होते जा रहे हैं। बढ़ते नशे के कारण आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। साथ ही उन्होंने पुलिस प्रशासन से ठोस कदम उठाकर इस कारोबार को पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की मांग की है। पूरी लालकुआं विधानसभा में जो दूरस्थ क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र और बिल्कुल एकदम जंगल के आसपास सटे हुए जो क्षेत्र हैं, उनमें अवैध शराब के विषय में बड़ी आम चर्चा लोगों में यह है कि एक प्रकार से कुटीर उद्योग, माइक्रो मैनेजमेंट इसका कर दिया गया है। एक बड़ा कारण ये भी है कि जो जंगल की सीमा, जैसे गोला नदी की सीमा से लगे हुए जंगल हैं, ऐसा लगता है कि वहाँ पर डांग और दूसरे सघन क्षेत्र दूसरे जिले में पड़ते हैं। वहाँ से बहुत बड़ी मात्रा में अवैध शराब किसी न किसी प्रकार सप्लाई होती है। और अब तो चर्चा ये भी है कि एक प्रकार से होम डिलीवरी का सिस्टम बना दिया गया है। तो वहीं रुड़की नगर निगम बरसात से पहले शहर की साफ सफाई को लेकर बेहद गंभीर नजर आ रही है। शहर में 104 नालों की साफ सफाई के लिए नगर निगम ने 100 सफाई कर्मचारियों के नाला गैंग को इसकी जिम्मेदारी दी है। तो वहीं हालांकि नालों की संख्या को देखते हुए अभी भी नाला गैंग और सफाई कर्मचारी बढ़ाए जाने की निगम की योजना है। नगर निगम हाल में सफाई सुपरवाइजर की एक बैठक लेते हुए नगर आयुक्त राकेश चंद तिवारी से सभी कर्मचारियों को निर्देश दिए कि शहर के सभी नालों की साफ सफाई में कोई लापरवाही ना बरती जाए। उन्होंने कहा कि अगर सफाई कर्मचारियों की कमी रहती है तो उनकी संख्या और भी बढ़ाई जा सकती है। बरसात से पहले शहर के सभी नालों की सफाई करा दी जाए। बरसात का समय नज़दीक आ रहा है। अभी मानसून अवधि हमारी जून जुलाई से बारिश होना शुरू हो जाएगी। तो एक तो नालों की सफाई, नाला गैंग के रूप में हमने जो आउटसोर्स एजेंसी है उसको लेटर भेजा था कि 100 नाला गैंग कर्मचारी हमें प्रोवाइड कराने। तो उसके संबंध में कि जैसे कल परसों से कर्मचारी मिल जाएंगे तो सभी सुपरवाइजर
अपने अपने क्षेत्रों में जो उनके यहाँ कर्मचारी तैनात होंगे उनसे छोटी छोटी नालियाँ जो है और बड़े नालों में JCB के माध्यम से सफाई करवाएं। और कहीं आवश्यकता पड़ती है एक आध दो नाले जो बहुत बड़े हैं जो मैनुअल नहीं सफाई हो सकते तो उसका हम टेंडर भी करेंगे। इसके साथ साथ ही हमारा स्वच्छता सर्वेक्षण का वो जैसे वार्ड खुल रहे हैं तो उसमें रैंकिंग वो ग्रेडिंग दी जा रही है, तो उसके संबंध में भी जो हमारी टीम काम कर रही है, फर्म काम कर रही है, उसके साथ साथ हमारे जो कर्मचारी हैं। तो वहीं फुटपाथ पर कारोबार करने वाले रेडी पटरी के स्ट्रीट वेंडर्स और लघु व्यापारियों के साथ सामूहिक संगठन लघु व्यापार एसोसिएशन के तहत हरिद्वार में संगठन का विस्तार किया गया। इसी क्रम में महिला मोर्चा की अलकनंदा इकाई का गठन किया गया, जिसकी कमान महिलाओं को सौंपी गई है। इस मौके पर संगठन ने प्रदेश अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने घोषणा करते हुए बताया कि कामिनी मिश्रा को महिला मोर्चे का अध्यक्ष, गीता देवी को महामंत्री और सीमा देवी को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके अलावा अन्य पदों पर भी महिला पदाधिकारी नियुक्त की गई हैं। घाटों पर जो बिंदी चूड़ी माला बेचने वाली हमारी माताएं बहनें हैं उनको मैंने संगठित करने का प्रयास किया है और कामिनी मिश्रा जी लगातार 20 वर्षों से हमारे साथ में संघर्ष कर रही हैं। उनको जिम्मेदारी दी गई है यहाँ पर घाट पर जो है जो बिंदी चूड़ी माला बेचने वाली माताएं बहनें हैं उनको एक संगठित करते हुए एक संगठन का निर्माण किया है महिला मोर्चे का, लघु व्यापार एसोसिएशन महिला मोर्चे का, जिसमें कामिनी बहन जी को हमने जो है अध्यक्ष के रूप में चुना है और गीता देवी हमारी महामंत्री के रूप में, सीमा जी हमारी कोषाध्यक्ष के रूप में है और भी हमारी इंदिरा देवी हैं, मुन्नी देवी हैं और भी हमारी बहुत सारी माताएं बहनें यहाँ पर आपने देखा सम्मिलित हुई हैं इस कार्यक्रम में। हमारा एक ही मकसद है कि जो महिला सशक्तिकरण का जो कानून है, मुख्यमंत्री उद्यमिता योजना है, उसका लाभ हमारे को असंगठित क्षेत्र की महिलाओं को भी मिलना चाहिए। यही कहना चाहूँगी कि जो हमें जिम्मेदारी दी गई है उस जिम्मेदारी को मैं अच्छे से निभाऊंगी, अच्छे से उसको चलाऊंगी। संगठन बहुत बढ़िया है, अच्छा है, जहाँ बोल दो वहीं जाता है। संगठन हमारा बहुत बढ़िया है, संगठन हमारे साथ है, संगठन हमारा वैसे कर ले। तो वहीं उत्तराखंड बोर्ड ने 10वीं कक्षा की परीक्षा के साथ टॉपर्स की सूची भी जारी कर दी है। इस वर्ष प्रथम स्थान संयुक्त रूप से 2 छात्रों ने प्राप्त किया है। कमल सिंह चौहान और जतिन जोशी ने 500 में से 409 अंक प्राप्त किए। वहीं 99.20% के साथ पहला स्थान प्राप्त किया है और दूसरे स्थान पर कनल कता रही हैं, जिन्होंने 495 अंक और प्राप्त किए हैं। साथ ही वो SVMIC न्यू टिहरी की छात्रा हैं और लड़कियों की श्रेणी में भी प्रथम स्थान पर रहीं। वहीं तीसरे स्थान पर 3 छात्र दिव्यम प्रिया और दीपा जोशी, इन सभी ने 484 अंक और प्राप्त किए हैं। वहीं सभी छात्रों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी गई। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा कि आप लोग इसी तरह सफलता के नए सोपान छुएं और ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है। तो वहीं उत्तराखंड में कई जिलों में तेज आंधी, तूफान, बिजली और ओलावृष्टि का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक देहरादून, हरिद्वार, चंपावत, नैनीताल, पौड़ी और उधम सिंह नगर में अगले 24 घंटे बेहद संवेदनशील है। हवा की रफ्तार 70 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। तो वहीं जिलाधिकारी कमलेंद्र सिंह ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने और खतरे वाले इलाकों में खासकर पुराने या कमजोर पेड़ों के आसपास रुकने से परहेज करने की अपील की है। तो प्रशासन ने सभी सतर्क रहने और जरूरी सावधानियां बरतने की चेतावनी की है। तो वहीं रुड़की में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश ने गर्मी से राहत तो दे दी, लेकिन साथ ही कुछ समस्याएं भी पैदा कर दी हैं। बारिश और तेज हवा के चलते कई इलाकों में बिजली आपूर्ति ठप हो गई। वहीं नए पुल के पास तेज हवा से एक बड़ा पेड़ सड़क पर गिर गया, जिससे करीब आधा घंटा यातायात प्रभावित रहा। घटना की सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और त्वरित कार्यवाही करते हुए गिरे हुए पेड़ को काटकर सड़क से हटाया गया। इसके बाद यातायात को सामान्य किया गया। मौसम में हुए इस बदलाव से जहां आम लोगों को गर्मी से राहत मिली, तो वहीं किसानों की चिंता बढ़ गई है। क्षेत्र में गेहूं की फसल कटाई के लिए तैयार है और ऐसे समय में बारिश या आंधी
फसल को नुकसान पहुंचा सकती है। इसी के चलते आपको बताते चले कि नुकसान का आकलन की मांग भी की गई है। तो वहीं कोटेश्वर मंदिर में भागीरथी नदी से गंगा जल भरने के दौरान एक युवती का पैर फिसल गया, जिसके बाद वह नदी में डूब गई। युवती की पहचान राधिका निवासी चंबा के रूप में हुई है। युवती की तलाश करने के लिए पुलिस और एसडीआरएफ ने नदी में सर्च ऑपरेशन भी चलाया, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई। एसडीआरएफ टीम का सर्च ऑपरेशन आज भी जारी है। तो वहीं काशीपुर में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की एक बड़ी कार्यवाही ने सबको चौंका दिया। दरअसल पुलिस ने जब अचानक छापा मारा तो एक रेस्टोरेंट के अंदर से 2 नाबालिग लड़के और 2 नाबालिग लड़कियां संदिग्ध हालत में पकड़े गए। पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। रेस्टोरेंट के अंदर प्राइवेसी के नाम पर सीटों पर पर्दे लगाए गए थे। मॉल से 2 स्पा सेंटर और एक और रेस्टोरेंट से संचालकों ने अपने अपने ताले बंद किए और वहां से फरार हो गए। मुख्य रेस्टोरेंट का मालिक भी पुलिस की कार्यवाही से पहले ही भाग निकला। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी और रेस्टोरेंट मालिक की तलाश की जा रही है। ये हमारा रूटीन में चेकिंग होती रहती है और स्पा सेंटर में और जो कैफे पे बने हुए हैं इसमें शिकायतें आ रही हैं। लगातार चेकिंग चल रही है। आज हम प्रिया मॉल में यहाँ पे शिकायतें मिल रही थी तो यहाँ रूटीन चेकिंग में आए हुए थे। तो पुलिस पार्टी को देख करके स्पा सेंटर और जो कैफे वाले थे सब अक्सर तो भाग गए हैं। 2 स्पा सेंटर हैं, वो दोनों बंदे हैं। तो वहीं हरिद्वार में मुख्य राजमार्ग पर शराब के नशे में महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। महिला की हरकतों से राहगीरों से लेकर पुलिस तक परेशान होते दिखे। दरअसल हरिद्वार हर की पौड़ी के सामने नशे में धुत महिला ने सड़क पर तमाशा कर घर बना दिया। शहर में नशे से चूर महिला ने बीच सड़क पर राहगीरों का रास्ता रोककर अजीबो गरीबो हरकतें करने लगी। हद तो तब हो गई जब महिला ने सड़क से गुजर रहे एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी को भी नहीं बख्शा। हंगामे के बीच महिला का ये वीडियो ट्रैफिक पुलिसकर्मी स्कूटी पर बैठाकर मौके से ले जाती दिखी। तो वहीं गंगनहर कोतवाली क्षेत्र में एक कॉस्मेटिक कारोबारी के साथ हुई मारपीट का मामला सामने आया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो वहीं वीडियो में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि 2 युवक कारोबारी पर हॉकी दांती से हमला कर रहे हैं। वहीं घटना 16 अप्रैल की शाम की बताई जा रही है, जब कारोबारी अपनी पत्नी के साथ स्कूटी से घर से लौट रहे थे। जैसे ही वह विश्वकर्मा चौक के पास पहुंचे तो 2 अज्ञात युवक अचानक उन पर टूट पड़े और हथियारों से हमला कर दिया। हमले का पूरा घटनाक्रम पास की दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। वीडियो में हमलावरों को कारोबारी पर लगातार वार करते हुए देखा जा सकता है। वहीं जैसे ही आसपास के लोग घटनास्थल की ओर बढ़े, हमलावर कारोबारी को जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। तो वहीं घटना की जानकारी मिलते ही एसपी ने मामला संज्ञान में लिया और बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कोई और भी राजनीतिक पार्टी में शामिल है आप? गंगनहर में जो आप बता रहे हैं उसमें एक वीडियो चल रहा है जिसमें हमारे थाने ने कल ही रिस्पॉन्स कर लिया था। हमारे इंस्पेक्टर जो गंगनहर हैं उन्होंने पूरी उसकी तहकीकात करी। 2 लोग उस वीडियो में किसी व्यक्ति को पीटते हुए दिख रहे हैं। उनके खिलाफ चूँकि कल तहरीर नहीं आ पाई थी, वो मेडिकल का वगैरह करा रहे थे, तहरीर आने पर तुरंत मुकदमा दर्ज हो गया और शायद हो गया होगा और आगे जो उसमें लीगल एक्शन लिया जाना है उनके खिलाफ लीगल एक्शन। क्या रंजिश रही है? रंजीत शायद इसमें भी पहले से कुछ आपस में मनमुटाव था। अब उस हीट ऑफ द मोमेंट में उस पर्टिकुलर टाइम पे शायद किसी बात को लेके दोनों आपस में झगड़े हैं। दोनों क्या झगड़े, एक पक्ष जो 2 लड़के हैं वो मारते हुए देख रहे हैं उस शख्स को। तो कुछ क्या कारण है वो जांच का विषय उसमें पता।
तो वहीं खबर हरिद्वार से है, जहां हरिद्वार में बारातियों से भरी बस और कार के बीच टक्कर हो गई। बता दें कि हरिद्वार के ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में हिंस द्वार के पास एक बारातियों से भरी बस और कार की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। वहीं बस और कार सवारों के बीच कहासुनी के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। स्थिति को बिगड़ता देख ज्वालापुर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया। तो वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।